सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत अगस्त काम्टे के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है हमारा समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र में जो टॉपिक लिया है वो लिया है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि विषय है समाजशास्त्र, तो इनका संबंध तो समाजशास्त्र से हो गई होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये है कौन? एक विचारक हैं, यह फ्रांसीसी विचारक थे तथा समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। इनको समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, अगस्त काम्टे। और ये कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के। इनका पूरा नाम देखते हैं। इनका पूरा नाम, ये तो शॉर्ट में है, वास्तविक नाम क्या है? इंसिडोर अगस्त मैरिए फ्रैंक कोइस जेवियर काम्टे। भाई इतना बड़ा नाम है, ऐसा लगता है कि पूरे घर के जितने सदस्य हैं उनके नाम इकट्ठे करके इसने अकेले ने रख लिए। इसका नाम बहुत बड़ा है भाई, इंसिडोर अगस्त मैरिए फ्रांकोइस जेवियर काम्टे, इसका पूरा नाम है। जन्म 1798 1798 को जन्म हुआ फ्रांस में। और वो जगह कौन सी थी? वो थी मॉन्टपेलियर, ये मॉन्टपेलियर, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था अगस्त काम्टे का। और मृत्यु 1857 में। जन्म 1798 में, मृत्यु 1857 में। और ये 1857 वही वर्ष है जब भारत में पहला स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था और बहुत जोरों पर था। तो पहला 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उस समय इनकी मृत्यु हुई। तो यह भी याद रहने के लिए एक अच्छा तरीका है कि जिस टाइम भारत में क्रांति हुई 1857 की, उस टाइम था इनकी मृत्यु हो गई अगस्त काम्टे की। अब इनके जो विचार हैं उन पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि आज की क्लास समर्पित है पूरी तरह से अगस्त काम्टे पर। तो अगस्त काम्टे ने जो जो विचार दिए समाज के लिए, वो देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1830 में इनकी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी का पहला भाग प्रकाशित हुआ। और इस पुस्तक के जो कुल भाग थे वो 6 थे, कुल भाग 6। तो पहला भाग जो प्रकाशित हुआ था वो 1830 में,
अंतिम भाग 1842 में प्रकाशित हुआ। ये जो अगस्त कामते है, ये साम्यवाद एवं परंपरागत धर्म का विरोधी, यानी ये व्यक्ति के अंदर जो विचार समाहित है उसमें ये साम्यवाद और परंपरागत धर्म का विरोधी है। कौन? अगस्त कामते। ये तो इसकी पहली रचना। अब इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण जो इसकी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी, उन रचनाओं की भी चर्चा करते हैं। तो रचनाएं पहले नंबर पर है प्रोस्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क required for the reorganization of society, 1822। दूसरा, अब ये जो रचना है यह है अगस्त कामते की पहली रचना, जिसमें सामाजिक, यह पहली रचना है जिसमें सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की है। दूसरी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, 1830 to 42। दो ये रचनाओं की चर्चा हुई 1822 में, और 1830 तक, 30 से लेकर 42 तक इसके कई भाग छपे। जो मैं अभी पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, 6 भागों में बांटा हुआ था। पहला भाग 30 में और अंतिम भाग 42 में। तो ये दो रचनाएं हो गई। अब इसके बाद तीसरी रचना है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, 1851 to 54। और चौथे नंबर पर है कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म 1852। यह अगस्त कामते की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें कामते ने जनतंत्र का समर्थन किया है, क्योंकि अब मैंने पहले ही बताया कि अगस्त कामते साम्यवाद का विरोधी है और जनतंत्र का
ये समर्थन है। इसका पूरा वर्णन इस किताब में कहता है कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म में, यानी डेमोक्रेसी को वो ठीक मानता है अपने विचारों से। वो ये कहता है कि भाई जनतंत्र ही बेहतर है समाज के अंदर। अगला, ये तो रही रचना, इसकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसकी चर्चा खत्म। कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको इसको बताया, जो आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। अब आगे देखते हैं। समाजशास्त्र ही वह विज्ञान है जो सामाजिक प्रगति एवं विकास, सामाजिक प्रगति एवं विकास से संबंधित, सामाजिक प्रगति एवं विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा नियमों का निर्माण करने के संदर्भ में समर्थ एवं सक्षम है। अगस्त काम्टे अपने विचारों में समाजशास्त्र को लेकर क्या कहते हैं? समाजशास्त्री वह विज्ञान है, वो समाजशास्त्र को विज्ञान बोल रहा है क्योंकि सामाजिक प्रगति एवं विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांतों और नियमों का निर्माण करने के संदर्भ में समर्थ और सक्षम है। क्योंकि विज्ञान एक वैसा विषय है जिसमें नियम बेहद जरूरी है, क्योंकि विज्ञान किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो वहाँ क्या है, सिद्धांत और नियम अप्लाई होते हैं, तो वही समाज शास्त्र के अंतर्गत होते हैं। ये बात अगस्त काम्टे कहते हैं। अब आता है, चूंकि ये प्रमुख विचार एक लाइन में खत्म हुए, अब इन्हीं जो प्रमुख जो विचार है उनको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद, काम्टे का प्रत्यक्षवाद, यानी इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक विचार दिया, वो क्या था? प्रत्यक्षवाद। अब ये प्रत्यक्षवाद होता क्या है, पहले तो यही समझना है, तब तो जब ये शब्द समझ में आ जाएगा तो फिर विचार भी समझ में आ जाएगा। क्या दिया है इसमें? काम्टे का विचार है कि समस्त ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय, यानी जो चेंज ही ना हो, अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है। इन नियमों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही समझा जा सकता है। अब पहले इस लाइन को समझते हैं। काम्टे कहता है किसके संदर्भ में? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में, कि समस्त ब्रह्मांड
अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित है और निर्देशित है। विश्व में चाहे वो पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, चाहे वो पृथ्वी के अंदर जलीय जीव जंतु हों, चाहे भूमि के ऊपर जितने भी जीव जंतु हों, और फिर जमीन से ऊपर चले जाओ तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर निश्चित नियमों से न चल रहे हो। सूरज नियम से ही निकलता है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से सूर्य अपनी जगह स्थिर है, लेकिन हमको सुबह शाम निकलते हुए दिखाई देता है, कारण पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी जो घूम रही है यह भी अपने नियमों पर घूम रही है ना। और सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हमको जो ऊर्जा मिल रही है यह भी एक वैज्ञानिक नियम है। तो दुनिया में जितने भी नियम हैं, जो प्रकृति में सारी प्रकृति में जो चीज़ें विद्यमान है, वो किसी न किसी नियमों पर आधारित है, और उसी को अगस्त काम्ते क्या कहता है? वैज्ञानिक नियम। यानी वैज्ञानिक नियमों से ही, यानी प्राकृतिक नियमों से ही वो सब व्यवस्थित है, वो निर्देशित है। अब इनको समझना है अगर, तो विज्ञान ने एक सुविधा प्रदान की है कि उसकी जो नियम सिद्धांत हैं उसको अगर फॉलो करो तो सारे चीज़ें पता चल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया सूर्य का, है ना, और चंद्रमा का। चंद्रमा पूरी तरह से आपको रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। मेहरबानी किसकी है? ये सूरज की, क्योंकि सूरज की जो लाइट पड़ती है उससे वो चमकता है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, ये सब कुछ सिद्ध करने में किसकी मदद लेनी पड़ी? वो लेनी पड़ी विज्ञान की। अब ये बात वो 1798 में पैदा हुआ, उस समय विज्ञान इतनी आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन अब तो बहुत अच्छे उपकरण आ गए हैं, हर चीज़ को समझने के लिए बड़ी आसानी हो गई है। लेकिन उसने ये बात पहले से ही बताया कि सब कुछ जो भी है समाज के अंदर, वो सब प्राकृतिक नियमों की तरह ही है। जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही यहाँ पर काम्टे के विचार से ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है। इन नियमों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा समझा जा सकता है। अब वैज्ञानिक विधि में अगर देखें तो क्या क्या होता है? एक तो होता है भैया निरीक्षण, दूसरा परीक्षण, फिर भैया प्रयोग हो गया, और उसके बाद वर्गीकरण। ये सब के सब वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं? वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत। तो प्रत्यक्षवाद, दूसरे शब्दों में कहो तो सीधा सीधा विज्ञानवाद है, यानी विज्ञान पर आधारित है पूरा प्रत्यक्षवाद। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है पहला समाजशास्त्री, जिसका नाम अगस्त काम्ते, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है और वही अपने विचार समाज को प्रस्तुत करता है। अब ये तो रही भाई काम्ते के प्रत्यक्षवाद की बात, जो आपके दिमाग में आ गई। देखो भाई, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सब का सब एक नियम पर है, और उस नियम को हमें समझना हो तो विज्ञान की शरण में चले जाओ। विज्ञान ऑटोमेटिक तुमको बता देगा ये नियम, ये सिद्धांत होता है। ठीक है भाई, ये प्रत्यक्षवाद समझ में आ गया। अब अगस्त काम्ते ने अपने 3 जो नियम दिए उनको भी देखते हैं। काम्ते द्वारा 3 स्तरों का नियम, यानी वो क्या है? लॉज ऑफ 3 स्टेजेस। अब ये जो नियम है 3 स्तरों के, वो क्या है?
पहला, धर्मशास्त्रीय अवस्था। धर्मशास्त्रीय अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज। पहला स्तर उसने क्या बताया, उसने कहा कि भाई धर्मशास्त्रीय अवस्था। अब ये होती क्या है, इसको समझते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझता है कि प्रत्येक घटना के पीछे दैविक या अलौकिक शक्ति काम कर रही है। धर्मशास्त्रीय अवस्था, भाई समाज में व्यक्ति रहेगा तो धर्म का पालन करेगा, और जितने भी धार्मिक हैं व्यक्ति, चाहे वो समाज कहीं का हो, भारत का हो, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कहीं का भी हो, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात जरूर होगी। इस अवस्था में व्यक्ति ये समझता है कि प्रत्येक घटना, जो भी घटना हो रही है, उसके पीछे दैविक या अलौकिक, यानी अलौकिक का मतलब है जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो, इस पृथ्वी का नहीं है, अलौकिक है भाई, देवीय है, सुपरनेचुरल पावर है। तो वो क्या है, ये शक्ति काम कर रही है। बारिश, बाढ़ आना, ठीक है ना, आपदा विपदा, ये सब मान्यताएं हैं। क्या है ये मान्यताएं? ये बताती हैं कि भाई कोई ना कोई शक्ति इनके पीछे काम कर रही है, तूफान आ रहा। और यही बात हमारे जो सनातन धर्म है उसके अंदर भी तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, यही मान्यता है कि कोई ना कोई शक्ति इसके पीछे, वर्षा का देवता, वायु का देवता, ये सब क्या है, मान्यता यही तो चली आ रही है। तो वो कहता है कि व्यक्ति ये समझता है कि प्रत्येक घटना के पीछे दैविक या अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये विचार धर्मशास्त्रीय अवस्था के अंतर्गत अवस्थामते देते हैं। अब इसको भी 3 भागों में बांटा, यानी इसको भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अब वो तीनों भाग जरा देखें कौन कौन से हैं 3 भाग। पहला है जीवित सत्वाद, जीवित सत्तावाद। दूसरा है वहुदेववाद, और तीसरा है एकेश्वर बाद, एकेश्वरवाद। और इन तीनों में समानता क्या है? क्योंकि ये धर्मशास्त्रीय अवस्था के ही 3 रूप हैं। अब एकेश्वरवाद में जीवित सत्तावाद को पहले देखते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक जड़ एवं चेतन में जीवन होता है। अगस्त कामटे कहता है कि प्रत्येक जड़ हो या चेतन, यानी सजीव हो या निर्जीव, सभी में क्या है?
जीवित सत्ता है। ये पहला जीवित सत्तावाद का मतलब है प्रत्येक जड़ एवं चेतन में जीवन होता है, ये मानता है। और हमारे इस सनातन धर्म में भी यही मान्यता है कि चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, यानी भगवान कण कण में विराजमान है ना। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिसमें दृष्टि होती है वो अलौकिक दृष्टि होती है, वो सब में समान रूप से देखता है, कोई अंतर नहीं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। यानी पत्थर में भी जो बिल्कुल बरसों से एक जगह विराजमान है और वो हिल ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा पहाड़ है, पत्थर है, उसमें भी जीवन है। ये मान्यता अगस्त कामते की हमारे सनातन धर्म की जो धार्मिक मान्यता है उससे सीधे सीधे मैच करती है। वो भी यही बात कहते हैं वो, और हमारे धर्म में भी यही बात है। चलो भाई, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब यहाँ अगला आता है बहुदेववाद। इसको भी देखते हैं बहुदेववाद का। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक घटना का मानव विशेष देवी देवताओं की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का परिणाम मानने लगता है। अब मानव का जो गुण है उसके आधार पर बहुत तेज बारिश हो रही है और लगातार हो रही है, तो इंद्र देवता नाराज हो गए हैं, ज़्यादा ही बारिश कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है, तो उनको अब ये मान्यता हो गई कि भाई वो नाराज हो गए, अप्रसन्न। और अगर मनुष्य के अनुकूल बारिश हो रही है तो इंद्र देवता प्रसन्न है। तो प्रसन्नता और अप्रसन्नता, अगर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है तो भी अप्रसन्न। तो जो भी घटनाएं हो रही है तो प्रत्येक घटना का मानव विशेष देवी देवताओं की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का परिणाम मानने लगता है। ये तो वर्षा का एक उदाहरण दिया, तूफान आना है ना, और कोई आपदा आ जाना, फसल का ना होना, ये अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो ये मानने को मजबूर कर देती है कि भाई कोई ना कोई इनके पीछे देवी देवता का हाथ है। ये क्या है, बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवता। अब एकेश्वरवाद की बात करें, एकेश्वरवाद में तो सिर्फ और सिर्फ इन सभी देवी देवताओं को अगर एक साथ देखा जाए जोड़ के तो एक शक्ति काम करती है, वो है सर्वशक्तिमान ईश्वर। यह पूरी दुनिया को चलाने वाला एक ईश्वर है। ये एकेश्वरवाद की बात हो गई। तो धर्मशास्त्रीय अवस्था की 3 उप अवस्थाएं हमने देखी, जिसमें जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद, यहां तक बात होती है खत्म, पहली अवस्था। अब आती है दूसरी, तत्व की मीमांसात्मक अवस्था। और इसको इंग्लिश में कहेंगे मेटाफिजिकल स्टेज। ये जो मेटाफिजिकल स्टेट जो है स्टेज, इसके अंतर्गत व्यक्ति मानता है कि ईश्वर की सत्ता
प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। तत्व की मीमांसात्मक अवस्था में यानी मेटाफिजिकल स्टेज में अगस्त कामते कहता है, क्या कहता है कि व्यक्ति मानता है कि ईश्वर की सत्ता प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। हर एक जीव में ईश्वर का अंश है, हर एक जीव में ईश्वर का अंश है तथा नैतिक और मानवीय गुणों को विकसित करना मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए भाई, ये बात तत्व मीमांसात्मक अवस्था यानी मेटाफिजिकल स्टेज में ये कहा है कामते ने कि व्यक्ति मानता है कि ईश्वर की सत्ता प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है तथा नैतिक और मानवीय गुणों को विकसित करना मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। हर एक जीव में ईश्वर का अंश है। अब थोड़ा सा टॉपिक से हटके अगर बात करें कि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश है, तो लोग ईश्वर को खोजने के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं जबकि उसके अंदर ही है। और ये सनातन धर्म के अलावा ये जो फ्रांस का विदेशी आदमी है, ये भी अपने सिद्धांत में कह रहा है। तो यहाँ मेरा अपना मत है कि अगर किसी ऐसी स्थिति में व्यक्ति से ये प्रश्न किया जाए कि भगवान यानी ईश्वर का अंश जब तुम्हारे अंदर है तो तुम ईश्वर को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, यानी ईश्वर को क्यों नहीं खोज पा रहे। हाँ, वहाँ तक जाने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए आपको उस जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो दृष्टि लानी ही पड़ेगी। कबीरदास जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब मैं था तब भगवान नहीं था, अब हरि है मैं ना, अब मैं नहीं। जब व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंचता है, बिल्कुल ईश्वरमय गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर, तब वो ईश्वर के दर्शन कर पाता है। अन्यथा की स्थिति में वो नहीं कर पाएगा। तो उस स्टेज तक पहुंचना ही पड़ता है। जो पहुंच जाते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है ना, गुरु नानक है, बहुत सारे उदाहरण हैं। वो उस स्टेज तक पहुंच गए, सेम वो गुण पैदा करने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान जैसा होना पड़ेगा, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। खैर, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन चूंकि चर्चा चल रही थी इसकी, तो मैं इसी संदर्भ में ये बात बताया। चूंकि तत्व की मीमांसात्मक अवस्था मेटाफिजिकल स्टेज के अंतर्गत ईश्वर की सत्ता प्रत्येक जीव में क्या है, विद्यमान है। और वो कहता है कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास करना अपने अंदर। अब तीसरी स्टेज की बात करते हैं भाई, वो है प्रत्यक्षवादी अवस्था, जिसको कहते हैं पॉजिटिव स्टेज। कामते तीसरी अवस्था बताता है, यानी उनके जो 3 अवस्थाएं हैं, 3 नियम है, उसमें तीसरी यही है। कौन सी? प्रत्यक्षवाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें मानव वैज्ञानिक
ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान। अब वो कैसे प्राप्त करेगा? एक तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, की व्यवस्थित कार्यप्रणाली द्वारा घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। मानव वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा किसको समझ रहा है? प्रत्यक्षवाद को हम लोग समझ रहे हैं। उसके अंदर मानव विज्ञान का सहारा लेता है, यानी वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है और उसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग की व्यवस्थित कार्यप्रणाली द्वारा घटनाओं का विश्लेषण करता है। प्रकृति के अंदर जो भी घटना हो रही है उसके पीछे वैज्ञानिक नियम, सिद्धांत अप्लाई होता है। जैसे जमीन से ऊपर अगर कुछ भी फेंक रहे हैं, गेंद भी फेंक रहे हैं आप आकाश की ओर, तो वो नीचे ही लौटती है। तो इसमें वैज्ञानिक आधार है, ना कि कोई देवी देवता। तो वो यही कह रहा है कि हमने पहले ये देखा, निरीक्षण किया कि गेंद ऊपर गई फिर नीचे आई, या नीचे ही क्यों आई। तब दिमाग, जब व्यक्ति के अंदर विवेक, ये जो शब्द है ना विवेक, इसका बहुत ही बड़ा अर्थ है। व्यक्ति के अंदर जब विवेक पैदा होता है तब वह सोचता है, और जब सोचने पे मजबूर होता है फिर उसको एक रास्ता मिलता है। जब व्यक्ति अकेला बैठता है तब वो सोचेगा कि ये घटना ऐसी क्यों, उसके अंदर एक विवेक जागृत होता है। और विवेक जागृत करने का सही तरीका है सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं है ढोलक मजीरा लेके बैठ जाओ, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है ऐसे लोगों का साथ जो सत्य को खोजने में प्रयासरत है कि सच्चाई क्या है, कारण क्या है। सत्संग यानी सत्य का संग। तब आपके अंदर विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागृत होगा तो आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो जाएगा। यानी आप चिंतन तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा? सत्य का संग। व्यक्ति जब तक सोचेगा अरे एडिसन ने बल्ब बनाया, ग्रामोफोन बनाया, इनकी सबकी खोज की, आविष्कार किया, आज पूरी दुनिया रोशनी में है, उसने अकेले बैठ के चिंतन किया कि कौन सा फिलामेंट, करीब 1200-1300 फिलामेंट उसने प्रयोग किए, तब कहीं जाके एक जला और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ऐसा थोड़ी था कि वो बीच बाजार में चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, नहीं, अकेले सोचा उसने, विवेक जागृत हुआ। तब व्यक्ति के अंदर नई खोज, नई चीज, नई पकड़ अंदर से खुद ही आती है। खुद ही ज्ञान बरसता है, खुद ही ज्ञान पैदा होता है। मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर पहले से ईश्वर ने ईजाद करके भेजे हैं। खैर, हमारी जो चर्चा प्रत्यक्षवादी अवस्था पर है, प्रत्यक्षवादी अवस्था पूरी की पूरी डिपेंड करती है किस पर? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। तो अगस्त कामटे के संदर्भ में आज जो चर्चा हुई है हमारी, वो उनकी कृतियां, जन्म, मृत्यु, जन्म का स्थान, क्योंकि ये फ्रांस का विचारक है, प्रत्यक्षवाद, ये सभी पर चर्चा हुई। 3 जो स्तर के नियम दिए उन पर भी चर्चा हुई। अब इसको आप तैयार कर लें
और परीक्षा में आए तो आसानी से हर एक सवाल का उत्तर देने में आप सक्षम हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास वही यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।